विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 634 उम्मीदवारों ने किया है नामांकन। दीपोत्सव के बाद अब झारखंड में शुरू होने जा रहा है चुनावी रैलियों का सिलसिला। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत एनडीए के कई नेताओं की होगी रैलियां। इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने भी संभाली कमान। आज रांची आएंगे केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और लालू यादव की भी होगी चुनावी सभा। और पर्व त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए की विशेष पहल। झारखंड के लिए भी दर्जनों विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलवे स्टेशनों पर विशेष इंतजाम। नमस्कार, देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी। नजर डालेंगे सुर्खियों पर, लेकिन उससे पहले खबर देख लेते हैं। दूसरे चरण की विधानसभा चुनाव की नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। दिन के 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद चुनावी परिदृश्य राज्य के 38 सीटों पर भी साफ हो जाएगा। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। पहले चरण में 685 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक साथ 23 नवंबर को कराई जाएगी। विधानसभा चुनाव के समर को जीतने के लिए सभी दल और प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक भी अब राज्य में चुनाव प्रचार के सिलसिले में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा से एनडीए के चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। 2 चरणों में आयोजित होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के सिलसिले में यह प्रधानमंत्री का पहला चुनावी दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जहां प्रशासनिक तैयारियां जारी है, वहीं भाजपा नेताओं ने गढ़वा और चाईबासा का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री की सभा ऐतिहासिक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह भी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 3 नवंबर को विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री शाह कल शाम राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। इधर पार्टी के प्रदेश चुनाव से प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा कोडरमा, देवघर और जामताड़ा के दौरे पर रहेंगे। इधर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने एनडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को प्रचार का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। अब डबल इंजन हमारे पास है। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, दोनों के सभाओं में इतनी भीड़ उमड़ रही है, मैं दावा करता हूं प्रधानमंत्री महोदय हमारे नेता के सभा के बराबर भी भीड़ जुटा लें तो मैं मानूं, जबकि पूरे 9 क्षेत्र के लोग एक जगह शामिल होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भरोसा जताया है कि इस बार भाजपा के नेतृत्व में राज्य में एनडीए को जनता का जनादेश मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में है, जिसका असर परिणाम पर भी दिखेगा। देखिए, मैं कह सकता हूं कि झारखंड की जनता ने मन बना चुका है। झारखंड को ठगों से, दलालों से, बिचौलियों से और भ्रष्ट अफसरों से मुक्ति, तब जनता ने ही खुद मन बना लिया है कि इन लोगों से इस राज्य को मुक्त करना है। क्योंकि 5 वर्षों तक राज्य की जनता को बड़ी तंग किया है, बहुत तकलीफ दिया है इन लोगों ने, और इसीलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में शिकारीपाड़ा विधानसभा की भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। इस दौरान शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी परितोष सोरेन समेत अन्य नेता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने इंडी गठबंधन पर तीखा प्रहार किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सह झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने नामांकन में शपथ पत्र में झूठी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में जहां उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, वहीं 2024 के शपथ पत्र में 49 वर्ष बताई गई है। 5 वर्ष में 7 वर्ष की वृद्धि नहीं हो सकती है। श्री शाहदेव ने संपत्ति के संबंध में दिए जानकारी पर भी सवाल उठाया। बढ़ती है, माननीय मुख्यमंत्री की प्रॉपर्टीज की कीमत घट रही है, तो इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और उनकी पत्नी के नाम पर एक बैंक अकाउंट था जो इस बार उन्होंने एफिडेविट में नहीं दिया। उनके नाम पर एक सियाज गाड़ी थी 2019 में, क्या उन्होंने बेच दिया, जो 2024 के एफिडेविट में जिक्र नहीं है। तो इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं मुख्यमंत्री के एफिडेविट में। और सबसे जो जोक ऑफ द, मुझे लगता है, इलेक्शंस इन्होंने बना दिया है कि अपनी उम्र 5 वर्ष में 7 वर्ष बढ़ा दी। इधर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी कोई सूचना नहीं छिपाती है। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में निश्चित हार को देखकर भाजपा अनर्गल आरोप लगा रही है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था, उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। फिर उसके बाद दिव्यज्ञान आया, तब ये बातें आ रही हैं। अरे, मैं सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जीत हार होती है, एक बहुत बड़ी पराजय आपके सामने दिख रही है, तो मानसिक संतुलन मत खोइए, पॉलिटिकल स्पिरिट रखिए। हार जीत लगा रहता है, लेकिन भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। और हम वो लोग हैं जो सूचना छुपाते नहीं, हम फर्जी चीजें नहीं डालते एफिडेविट में। आपके कई एक नेता हैं जो फर्जी डिग्री, किसी एफिडेविट में 8वां पास, किसी में मैट्रिक पास, किसी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस। झारखंड विधानसभा का चुनावी रण जीतने के लिए इंडी गठबंधन भी पूरा जोर लगा रही है। इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं और स्टार प्रचारकों का जल्द ही राज्य में चुनावी दौरा होने जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल आज रांची आने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और झामुमो के हेमंत सोरेन और राजद के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार करेंगे। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि झारखंड विधानसभा में इंडी गठबंधन के पक्ष में माहौल दिख रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य की जनता विकासोन्मुख राजनीति पर मुहर लगाएगी। केंद्र सरकार है भाजपा की, उससे लोग उबे हुए हैं और एक महागठबंधन जो है, हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस हिसाब की योजनाएं जो चलाई जा रही है, चाहे मैया योजना हो, चाहे पेंशन स्कीम का हो, चाहे आप देखिएगा छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति का जो योजनाएं हैं, उससे लोग जो है काफी प्रभावित है सरकार से। तो हमको लगता है जिस हिसाब से बिजली का बिल जो है माफ किया गया है, 200 यूनिट बिजली हम लोग देने जा रहे हैं फ्री में, तो ये सब माहौल जो है लोगों के पक्ष में है और महागठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। झामुमो सांसद जोवा मांझी ने पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत सोनुआ और गोइलकेरा के विभिन्न गांवों में मनोहरपुर से झामुमो प्रत्याशी जगत मांझी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए झामुमो को आशीर्वाद देने की अपील की। स्वीप के तहत पलामू के मनातू में आदिम जनजाति समुदाय द्वारा अपने अंदाज में लोगों से 13 नवंबर को मतदान करने की अपील की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और लक्षद्वीप के स्थापना दिवस पर वहां के निवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गंगवार ने इन राज्यों के निरंतर विकास की भी कामना की। राज्यपाल ने अंडमान और निकोबार तथा चंडीगढ़ के स्थापना दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी है।
दीपोत्सव के बाद आज राज्य में सोहराय पर्व का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर किसान पालतू जानवरों की पूजा कर रहे हैं। इधर कल रात समूचा राज्य दीपोत्सव की खुशियों में सराबोर रहा। हालांकि एक दो जगह अगलगी की घटनाएं भी हुई। गिरिडीह में एक पटाखे से प्लास्टिक के पानी टंकी की गोदाम में आग लग गई, जिससे कई टंकियां जलकर राख हो गई। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अगलगी की घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। उधर बोकारो में भी कल गरगा पुल के निकट आग लगने से 2 दर्जन से ज्यादा पटाखों की अस्थायी दुकान जलकर राख हो गई। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राज्य में विभिन्न पूजा समितियों द्वारा काली पूजा का आयोजन हो रहा है और भक्तगण मां काली की पूजा में लीन हैं। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 2 स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में दीपावली की रात मां काली की विधि विधान पूर्वक पूजा की गई। बलि प्रथा का भी प्रधान है, यहाँ बलि प्रथा भी होता है। वो बलि प्रथा ये होके उसके बाद माँ का भोग लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बनाना। हम लोग बहुत दिन से इंतजार करते रहते हैं, दिवाली आएगा उसमें बनाएंगे। हम लोग 1 साल ख़त्म होता है और नेक्स्ट ईयर का वेट करते रहते हैं कि कब फिर आएगा दिवाली और हम लोग सब मिलजुल के माँ का ये भोग तैयार करेंगे। पर्व त्योहार की खुशियों को घर परिवार के साथ मनाने में भारतीय रेल भी लोगों की सहायता कर रही हैं। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर कई त्योहारी स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। छठ को लेकर विभिन्न मार्गों पर दर्जनों विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रा सुगम हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट और यहाँ से 1 नंबर से 15 नंबर तक प्लेटफॉर्म तक जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो इस रास्ते से एस्केलेटर होकर के वो ऊपर की तरफ दाखिल होंगे। 16 नंबर प्लेटफॉर्म का फुटओवर ब्रिज बंद किया जा चुका है ताकि भगदड़ ना हो सके और अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो अलग द्वार से जा रहे हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो अलग द्वार से जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भगदड़ स्टैम्पेड को रोकने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो भारतीय रेल के द्वारा किए जा रहे हैं। हम आपको इस ब्रिज के ऊपर एस्केलेटर के ऊपर ले चलेंगे जहां 1 नंबर से 15 नंबर प्लेटफॉर्म तक की यात्रा करने वाले मुसाफिर यहां से सीधा प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रिज पर दाखिल हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ मुसाफिर भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि रेलवे ने कैसा इंतजाम किया है। किस तरीके का इंतजाम आपको लग रहा है कि आराम से यात्रा हो रही है, लोग आराम से पहुँच? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं आया हूँ और अब जो आ रहा हूँ तो पहले से बेहतर इंतजाम आता है। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था है। एकदम काफ़ी गेट बना दिए गए हैं तो इसलिए ईजिली जो भी यात्री आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पहले बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी टिकट लेने के लिए। आप देखो तो आप कितना बढ़िया ऑटोमेटिक मशीनें लगा रखी हैं लेने के लिए और बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ दिखाई पड़ रही है क्योंकि दिवाली का मौका है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय तो किए ही गए हैं। रास्ते जो अलग अलग बनाए गए हैं इस पर मुसाफिरों ने काफ़ी संतोष जताया है। कैमरामैन जगमोहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे लोगों को सुविधाजनक तरीके से जनरल बोगियों के टिकट मिल जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 के ठीक पहले तल पर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये द्वितीय श्रेणी का टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट लेने की व्यवस्था रहती है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट अभी बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, भगदड़ को रोका जा सके। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर ई टिकटिंग वेंडिंग मशीन भी लगाए गए हैं ताकि जो नॉर्मल टिकट खिड़की पर भारी भीड़ उमड़ती है
उस भीड़ को रोका जा सके। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ATV मशीन बोलते हैं इसको। इसमें से कोई भी पैसेंजर चाहे तो खुद से भी टिकट ले सकता है, अपना ऑनलाइन पेमेंट करके ले सकता है, या फिर यहाँ पर ATVM फैसिलिटेटर इनको बोलते हैं, ये भी बैठे रहते हैं। ये रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी होते हैं, तो ये इनकी हेल्प करते हैं पैसेंजर्स के टिकट लेने में। कैसे ऑपरेट करते हैं इसको? हमें बताया गया ऐसे ऐसे करना है और उसी आधार में हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप जनरल टिकट काट रहे हैं तो क्या जो मुसाफिर यहाँ से अगर दिल्ली से कहीं जाना है तो वो आप टाइप करते होंगे, वो प्रक्रिया समझाइए। हम लोग देखिए, हम ये आप जैसे माने आपने कहाँ का लेना, समस्तीपुर का जैसे लिखा हमने यहाँ इसका कोड डाल दिया, समस्तीपुर आ गया, और यहाँ हमने कौन सी गाड़ी जानी है उस गाड़ी का हमने डाल दिया नाम, और के सुपर फास्ट लगा के यहाँ पे किराया है 315 रुपये, और हमने इनसे 315 रुपये ले लिए। भीड़ से बचाया जा रहा है क्योंकि हम लोग इनको सुविधा दे रहे हैं ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। वैसे मुसाफिर जिन्हें स्मार्ट कार्ड का उतना ज्ञान नहीं है, जिन्हें ऑपरेट करना नहीं आता है, उनके लिए ये रेल सेवक है जो उन्हें कैश लेकर उसी दर पर, जो टिकट वेंडिंग मशीन में जो टिकट का दर है उसी दर पर ये रेल सेवक उन्हें टिकट दे रहे हैं, और घंटों टिकट खिड़की पर जद्दोजहद करने के से आराम से बच सकते हैं, अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। रेल टिकट आरक्षण को लेकर आज से नए नियम प्रभावी हो गए हैं। यात्री अब 120 दिन की बजाय 60 दिन पहले टिकट का रिजर्वेशन करा सकेंगे। इसी के माध्यम से नए बुकिंग नियम लागू कर दिए हैं। ये बदलाव पहले की अगर बात की जाए तो 120 दिनों की बुकिंग अवधि को कम कर रहा है, जिससे यात्रियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आवश्यक हो गया है। नया नियम बुकिंग प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। हालांकि जो यात्री पहले से टिकट बुक कर चुके हैं उन पर यह बदलाव लागू नहीं होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस नए नियम के बारे में जानकारी रखें ताकि किसी भी अंतिम क्षण की परेशानी से बच सकें और अपनी यात्रा का अनुभव सुगम बना सकें। यात्री अपनी भविष्य की यात्रा योजना के अनुसार IRCTC ऐप या वेबसाइट पर खुद टिकट बुक कर सकते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर भी जाकर संबंध रूट की ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। दीपावली अब ग्लोबल होती जा रही है। अमेरिका में भी दीपोत्सव का जश्न मनाया गया। पेंसिल्वेनिया आधिकारिक तौर पर दिवाली को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। छुट्टी घोषित होने से भारतीय समुदाय में बेहद खुशी है। दियों, रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से घरों को सजाया गया है। जैसे हम इंडिया में करते हैं वैसे इधर करते हैं। शाम को मंदिर आते हैं, सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, फिर फायर क्रैकर सब जलाते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ मिठाई लेके जाते हैं। हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम टुगेदर सारे एक तरह होते हैं घरों में। तो फिर उसके बाद हम शुभ मुहूर्त पे माँ लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, भगवान रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। तो सभी धूमधाम के साथ हम मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं और बड़ी धूमधाम से ये हम रंगोली बनाते हैं। रंगों का त्यौहार होता है, स्वास्तिक बनाते हैं। पेंसिल्वेनिया की तरह टेक्सास और न्यूयॉर्क में भी दिवाली को आधिकारिक अवकाश का दर्जा दिया गया है। इस वर्ष हैलोवीन और दिवाली एक साथ होने के कारण यहाँ की सड़कों पर उत्सव का माहौल बना हुआ है। जहाँ मैं हूँ पेंसिल्वेनिया में, वहाँ लॉ आतिशबाजी परमिट नहीं करता है क्योंकि फायर का थ्रेट होता है, आग लगने का खतरा होता है। पर उसके अलावा सभी इंडियन अमेरिकन यहाँ इकट्ठे होते हैं, अपनी इंडियन आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ विदेश में। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, पेंसिल्वेनिया। वक्त तो चला एक छोटे से विराम का, फौरन होंगे हाजिर। एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य रक्षा मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कड्रू कोऑपरेटिव कॉलोनी डेवी स्कूल मैदान में कल देर रात श्री काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री सेठ ने मां काली से जगत के कल्याण की कामना की। उन्होंने चुटिया में भी श्री काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। कोडरमा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तिलैया थाना अंतर्गत बेलाटांड में जुआ खेल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक 4 पहिया वाहन, 5 मोबाइल, लगभग 4,000 रुपए नकद और ताश का डब्बा बरामद किया। कोडरमा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने अवैध रूप से मोटरसाइकिल पर जार में 40 लीटर देशी महुआ शराब ढुलाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से कोयला का परिवहन कर रहे एक ट्रक को 25 टन अवैध कोयला के साथ जब्त किया है। पतरातू थाना अंतर्गत बिंजा छापर से पतरातू की ओर जाने वाली मुख्य सड़क से इस ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लातेहार के आदिम जनजाति परिवारों के लिए इस बार की दीपावली खास रही। बरवाड़ी में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहाड़िया परिवार के बच्चों के साथ दीपोत्सव मनाया। कोडरमा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दीपोत्सव के साथ महोत्सव जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को 13 नवंबर को मतदान का संदेश दिया गया। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि 3 नवंबर तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। सुबह के समय कुहासे की स्थिति रह सकती है। आगामी 4 से 6 नवंबर के बीच आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और अब बात कारोबार जगत की। दक्षिण भारत में होटलों के मालिक और डेवलपर ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 900 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी में आरंभिक दस्तावेज जमा कराए हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी एथर एनर्जी ने अक्टूबर में 20,000 से ज्यादा वाहनों की थोक बिक्री की, जो उसका अब तक का सर्वाधिक मासिक आंकड़ा है। भारतीय रिफाइनरियों ने यूरोपीय देशों को रिफाइंड कच्चे तेल के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत ने यूरोप को प्रतिदिन 3.60 लाख बैरल रिफाइंड क्रूड का निर्यात किया है। भारत जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत में डेवलपर्स एआई में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म पर भारतीय डेवलपर्स की संख्या 2024 में 28% से बढ़कर 1.7 करोड़ के पार हो गई है। टाटा की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने ईवी व्हीकल्स के लिए JSW के साथ पार्टनरशिप की। भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और सप्लाई चेन के स्थानीयकरण पर जोर दे रही है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक देश में बिकने वाले 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने सऊदी भारत रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निदेशक सेंथिलनाथन ने सेवाओं के निर्यात पर वैश्विक सम्मेलन में कहा कि सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण हुई है, जिससे भारत को विश्व सेवा व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान। साथ ही सेंथिलनाथन ने कहा कि भारत की सेवा निर्यात वृद्धि पर दर विश्व सेवा निर्यात वृद्धि दर से अधिक है और देश ने विश्व सेवा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में बढ़त हासिल की है। इस परिवर्तन को विनिर्माण से सहयोग मिल रहा है। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 1 नवंबर साल 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई।
इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इस राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। इससे पूर्व यह मैसूर राज्य कहलाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूप, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आज ही के दिन साल 1956 में ही केरल भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। 1 नवंबर साल 1966 को भारत गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना हुई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था, जिसे साल 1966 में भारत के नए राज्य के रूप में पहचान मिली। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध इसी राज्य में हुए हैं। इसमें महाकाव्य महाभारत का युद्ध भी शामिल है। 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना भारत के एक नए राज्य के रूप में हुई। इसकी राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद यह भारत का 26वां राज्य बना। किसी समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ होने की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है। स्वस्थ शरीर के लिए पोषक तत्वों का खास महत्व है। आइए सेहत की बात में देखते हैं विटामिन डी की महत्ता के विषय में यह खास रिपोर्ट। विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वैसे तो विटामिन डी की आवश्यकता सभी के स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन शिशुओं और छोटे बच्चों में विटामिन डी का विशेष महत्व है। विटामिन डी शिशुओं और बच्चों के स्वस्थ हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके कारण स्वस्थ हड्डियां और मांसपेशियां बनती हैं। विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों और मांसपेशियों के कार्य के निर्माण और खनिजीकरण में समर्थन देता है। विटामिन डी की कमी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो कि थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारे देश में अबंडेंट सनशाइन है और विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि शायद ज़्यादातर लोग उतना टाइम धूप में नहीं बिताते हैं। तो माओं में भी माओं के जो दूध में भी विटामिन डी की कमी होती है, इसीलिए ब्रेस्ट फेड बेबीज़ में अक्सर विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इससे हमें ज़रूर बचना चाहिए क्योंकि विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का विशेष महत्व है। साथ ही ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायता करता है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। विटामिन डी विटामिन डी की कमी से कई बारी बच्चों को कैल्शियम की कमी होने से दौरे भी पड़ सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 634 उम्मीदवारों ने किया है नामांकन। दीपोत्सव के बाद अब झारखंड में शुरू होने जा रहा है चुनावी रैलियों का सिलसिला। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत एनडीए के कई नेताओं की होगी रैलियां। इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने भी संभाली कमान। आज रांची आएंगे केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और लालू यादव की भी होगी चुनावी सभा। और पर्व त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए की विशेष पहल। झारखंड के लिए भी दर्जनों विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलवे स्टेशनों पर विशेष इंतजाम।
है।